Hello everyone, this is Dr. Chavi Garg. Welcome to my channel Krishna Institute of Education Girls. देखिए बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए हैं तो बच्चे बहुत ही ज्यादा नर्वस हैं कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमारे आंसर ठीक होंगे या नहीं होंगे, हम प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे या नहीं। तो मैंने अपने गेस वर्क के हिसाब से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। अगर आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से होगा। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीएड की फुल फॉर्म बताइए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कि बीएड की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन और हिंदी में इसे बोलते हैं शिक्षा स्नातक। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में तो सबको पता होता है लेकिन हिंदी में इसे बोलेंगे शिक्षा स्नातक। अब सेकंड क्वेश्चन जो होता है उसमें एग्जामिनर पूछता है कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है ना, अब इन प्रैक्टिकल फाइल्स के नाम बताइए। बच्चे नाम भी याद नहीं रखते हैं तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको प्रैक्टिकल फाइल्स के नाम टिप्स पे होनी चाहिए। पहली है पोर्टफोलियो फाइल, दूसरी एक्शन रिसर्च, तीसरी टीचर डायरी, फोर्थ आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी एंड फिफ्थ है स्काउटिंग एंड गाइडिंग एंड लास्ट है आपकी वर्किंग विद कम्युनिटी। बीएड सेकेंड ईयर में स्काउट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसी के बेसिस पे आपकी स्काउटिंग एंड गाइडिंग की फाइल बनती है। तो जो नीचे की तीन फाइल है वो ईपीसी 04, ईपीसी 05 और ईपीसी 06 कहीं जाती है। तो ये आपकी 5-6 फाइल है, इन्हें आप बिल्कुल टिप्स पे जो है कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, ईपीसी का क्या मीनिंग है। तो ये जो ईपीसी का मीनिंग आपका कहां से आया है, ये आपने देखा होगा कि जब आप फाइलें बनाते हैं तो आपको जो है ईपीसी 4, ईपीसी 5, ईपीसी 6 लिखा रहता है। तो वो पूछ लेते हैं कि आपने ये ईपीसी तो लिखा है लेकिन इस ईपीसी का मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग होता है एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज। ई का मतलब है इनहैंसिंग, पी का मतलब है प्रोफेशनल और सी का मतलब है कैपेबिलिटीज और हिंदी में इसका मतलब होता है पेशेवर क्षमताओं में वृद्धि। तो जो हमारा प्रोफेशन है, जैसे हमारा टीचिंग प्रोफेशन है, तो टीचिंग की हम कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, टीचिंग कैपेबिलिटी को हम कितने अच्छी तरीके से और इनहैंस कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका ईपीसी। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ लेता है कि ईपीसी की बीएड सेकेंड ईयर में कितनी फाइल बनती है, तो आप आराम से बता सकते हो कि हमारी 3 फाइल बनती है, ईपीसी 4, 5, 6। ये 4 नंबर इसलिए दिया गया है क्योंकि 1, 2, 3 आप बीएड फर्स्ट ईयर में बना लेते हैं, तो इसीलिए ये ईपीसी 4, 5, 6 बनती है और ईपीसी का मीनिंग है इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज। अब आपका नेक्स्ट आता है एक्शन रिसर्च किसे कहते हैं। आपने देखा कि आपकी एक फाइल होती है एक्शन रिसर्च, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्शन रिसर्च क्या चीज है, क्यों ये फाइल हमने बनाई है। एक्शन रिसर्च का मतलब है कि जब आप स्कूल में अपनी टीचिंग करने जाते हैं तो आपने बहुत सारी आपको प्रॉब्लम वहां दिखती होंगी, तो आप कोई भी प्रॉब्लम को उठाते हैं, उसको आपने कैसे सॉल्व किया, अपनी क्या सिफारिशें दी, यही सब आप एक्शन रिसर्च में लिखते हैं। जैसे मैं बता रही हूं कि आप जब स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, अपनी इंटर्नशिप करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि ज्यादातर स्कूल जो है स्कूल में बच्चे लेट आ रहे हैं, या बच्चों को मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, या बच्चे क्लास में आंसर नहीं देते, या बच्चे जो है बहुत छुट्टियां लेते हैं। तो स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरह की मिलती हैं, तो आप किसी भी एक प्रॉब्लम को उठाते हैं और उसी पे अपनी एक्शन रिसर्च फाइल को बनाते हैं, तो इसे कहते हैं एक्शन रिसर्च, कि किसी भी एक प्रॉब्लम को उठाना, उससे रिलेटेड कारण बताना और क्या उसको कारणों को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं, उन सब की जानकारियां आप इस एक्शन रिसर्च फाइल में
बनाते हैं। नेक्स्ट है आपकी एक फाइल बनती है स्काउटिंग एंड गाइडिंग। तो स्काउट एंड गाइड से रिलेटेड आपसे जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि स्काउट गाइड को जो है सबसे पहले शुरू जो है किसने किया था। तो देखिए स्काउट एंड गाइड को शुरू किया था आपका बेडन पावल ने। ठीक है, किसने शुरुआत करी थी? बेडन पावल ने 1907 में इसकी शुरुआत की थी। अब स्काउट गाइड से ही रिलेटेड आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि वो इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये चेक करना चाहते हैं एग्जामिनर कि आपने स्काउट का कैंप किया भी था या नहीं। तो वो आपसे पूछते हैं कि स्काउट गाइड की प्रार्थना क्या है या प्रेयर कौन सी है। तो इसकी प्रेयर है दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। तो वो आपसे पूरी प्रेयर नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ एक लाइन बतानी है। कौन सी प्रेयर है? दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। ये किसने लिखी थी? ये श्री वीर देव वीर ने लिखी थी, श्री वीर देव वीर ने। और इसे हम सिर्फ 90 से 95 सेकंड तक ही गाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि स्काउट गाइड का झंडा गीत कौन सा है। तो झंडा गीत है ऊंचा सदा रहेगा। तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि ऊंचा सदा रहेगा हमारा झंडा गीत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आता है कि स्काउट और गाइड में क्या अंतर है, क्योंकि फाइल आपकी बन रही है स्काउटिंग एंड गाइडिंग। तो अगर लड़के सीख रहे हैं स्काउट कैंप में तो उसे बोलते हैं हम स्काउट, और अगर लड़कियां सीख रही हैं तो हम उसे बोलते हैं गाइड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उम्र के हिसाब से स्काउट गाइड का क्या वर्गीकरण है। देखिए, अगर 6 से 10 साल के बच्चे होते हैं तो उन्हें हम बुलबुल कहते हैं। अगर 10 से 17 साल तक के बच्चे हैं तो उन्हें हम स्काउट बोलते हैं, और 17 से 25 साल के बच्चों को शेवर्स बोला जाता है। तो ये था इनका वर्गीकरण। अब नेक्स्ट है कम्युनिटी वर्क का मीनिंग क्या है। एक आपकी फाइल बनी है वर्किंग विद कम्युनिटी। तो कम्युनिटी वर्क का मीनिंग क्या है? तो इस फाइल में आपको दिखाना है कि कम्युनिटी का मतलब होता है सोसाइटी, कि सोसाइटी के लिए आपने क्या क्या काम किए। जैसे आप प्रौढ़ शिक्षा अभियान चला सकते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला सकते हो, स्वच्छ भारत अभियान चला सकते हो। तो ये सारे के सारे काम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कम्युनिटी वर्क, और इसी के ऊपर फिर आपकी फाइल बनती है। अब नेक्स्ट है आपका कि एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, शिक्षा तो आप सभी ने सुन रखी है, एजुकेशन भी जानते हैं। तो आपसे पूछ लेते हैं कि आप एजुकेशन तो ले ही रहे हो, तो फिर इस एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। एजुकेशन का मीनिंग होता है कि बच्चे को ओवरऑल डेवलप करना। ओवरऑल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि बच्चे का फिजिकल भी विकास होना चाहिए, मेंटल भी उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, और स्पिरिचुअल भी डेवलपमेंट होना चाहिए। और ये डेवलपमेंट इसलिए होना चाहिए ताकि वो सोसाइटी में अपना एडजस्टमेंट कर सके। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ताकि वो सोसाइटी में अपना अच्छे से एडजस्टमेंट करे, इसी को हम एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन देने का काम टीचर करता है, और एजुकेशन शिक्षक जो बच्चा होता है वो शिक्षक से लेता है। तो ये होता है आपका एजुकेशन का मीनिंग। अब नेक्स्ट होता है कि नॉलेज। नॉलेज का क्या मीनिंग है? क्या नॉलेज और एजुकेशन एक ही है या अलग अलग है? देखिए, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। नॉलेज या ज्ञान का मतलब होता है जानना। किसी भी चीज को जब हम जानते हैं तो उसे कहते हैं हमें इस चीज की नॉलेज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटे बच्चे को आप जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाएं, अगर वो अपनी उंगली उस पर रखता है तो उसका हाथ जल जाता है, उसे दर्द होता है। तो अब उसको ये नॉलेज आ गई कि जलती हुई चीज से मुझे बचना है, क्योंकि अगर मैं उस पर अपनी उंगली लगाऊंगा या हाथ लगाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा।
तो इस चीज को कहते हैं नॉलेज। किसी भी चीज को देखकर सुनकर आपको जो भी किसी चीज के बारे में पता चलता है वो होती है आपकी एजुकेशन। अब नेक्स्ट है कि लर्निंग या हिंदी में अधिगम किसे कहते हैं। लर्निंग का मतलब होता है कि जब टीचर आपको सिखा रहा है तो आप जो सीख रहे हैं उसी को बोलते हैं हम लर्निंग। लर्निंग क्लियर हो गया, सीखने को आप लर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, स्कूल से लेके जब तक आपकी हायर स्टडीज खत्म नहीं हो जाती तब तक की शिक्षा को हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, चाहे ये 16 साल के लिए हो या 20 साल के लिए हो, और इसमें टीचर्स पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। ये स्कूल और कॉलेजेस में दी जाती है। प्रॉपर आपके एग्जाम होते हैं, आपको उसमें पास होना होता है, तब आप आगे की क्लास में जाते हैं। तो ये होती है फॉर्मल एजुकेशन। अब इनफॉर्मल एजुकेशन बिल्कुल उल्टा है। फॉर्मल एजुकेशन तो एक निश्चित समय के लिए होती है, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन आपकी जीवन भर चलती है। इसमें आपको किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी से भी सीख सकते हैं। इवन एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी एक बच्चे से भी कोई नई चीज सीख सकता है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन हमारे फ्रेंड भी हमें सिखा सकते हैं, छोटे बच्चे भी हमें सिखा सकते हैं, कोई भी हमें इसकी एजुकेशन दे सकता है। तो ये थी आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि शिक्षा के क्या उद्देश्य है, एजुकेशन का क्या पर्पस है। देखिए, मैंने मीनिंग में भी आपको बताया था एजुकेशन क्या है, तो उसी से हमें इसका पर्पस पता चल जाता है। एजुकेशन का मेन पर्पस है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। ओवरऑल डेवलपमेंट में 3 चीजें आती हैं। बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, फिजिकल भी होना चाहिए, इसीलिए स्कूल में गेम्स भी कराते हैं, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। देखिए, राइट टू एजुकेशन अब हमारा फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू एजुकेशन का मतलब है कि 6 साल से लेके 14 इयर्स तक के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी और उनके लिए एजुकेशन लेना कंपलसरी होगा। तो 6 से 14 ईयर तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना ही राइट टू एजुकेशन कहलाता है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि 3-4 चीजों की आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये फुल फॉर्म जरूर कर लीजिएगा, ये क्योंकि आपके एजुकेशन से रिलेटेड फुल फॉर्म है। सबसे पहला है NCTE। कौन सी फुल फॉर्म है आपकी? NCTE। तो ये कहलाता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसी का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो एनसीटी का मेन काम होता है कि जितने भी आपके कॉलेज है उसमें आपके क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए उन कॉलेज के, और टीचर और एजुकेशन से रिलेटेड मैटर पर ये काउंसिल जो है गवर्नमेंट को एडवाइस भी करती है। फिर आपका आता है 3rd नंबर पे, देखिए NCERT। तो एनसी का मतलब तो नेशनल काउंसिल ही हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ERT का क्या मतलब हुआ? एजुकेशन, R का मतलब रिसर्च और T का मतलब होता है ट्रेनिंग। तो ये कहलाता है आपका NCERT। तो आपने देखा होगा, आप जब स्कूल में पढ़ते हैं तो NCERT की बुक्स पढ़ते हैं, तो NCERT जो आप सोचते हैं तो वो यही है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो NCERT का मेन काम होता है कि स्कूलों में जो हम एजुकेशन देते हैं उसकी क्वालिटी को और कैसे बढ़ाया जाए। अब 2nd नंबर पे आता है ICT। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट है आपका PPT। आपको पता है BA 2nd ईयर में आपके प्रैक्टिकल में PPT आपसे चलवाई जाएगी और आपको प्रेजेंटेशन देनी है। तो PPT की फुल फॉर्म होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें आप कंप्यूटर पे जो है पावर पॉइंट पे अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हो और फिर आप जो है उसके बेसिस पे
अपने लेक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है यूजीसी। यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर लास्ट आता है आपका एनईपी। एनईपी का मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई आई है 2020 में, तो ये कहलाता है एनईपी। अब आपका नेक्स्ट है कि नई तालीम किसे कहते हैं। देखिए, पहले हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था, तो जब ब्रिटिशर्स थे तो वो उनका जो एजुकेशन देते थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में देते थे। वो क्यों देते थे? क्योंकि उनके एजुकेशन का एक ही पर्पस था कि इंडियंस लोग पढ़ लिख के उनकी सरकारी नौकरी करेंगे। लेकिन गांधी जी ने उस वक्त से कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि लोगों को अलग अलग तरह की स्किल सिखाए, ताकि वो पढ़ने के बाद अपनी जीविका को चला सके। और एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करे, मेंटल डेवलपमेंट भी करे, फिजिकल डेवलपमेंट भी करे और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी करे। तो इस तरह के उन्होंने विचार प्रस्तुत किए थे। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 23 अक्टूबर 1937 में, वर्धा एक जगह थी, वहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और गांधी जी उसके जो थे अध्यक्ष थे। तो ये वर्धा में हुई थी, तो इसीलिए इसे वर्धा तालीम भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे नई तालीम भी कहते हैं, इसे बेसिक शिक्षा भी कहते हैं, इसे बुनियादी तालीम भी कहते हैं। तो इसके 3-4 नाम हो गए, नई तालीम, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, वर्धा स्कीम। ये गांधी जी ने सबसे पहले ये कंसेप्ट 1937 में दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि हमें अपनी एजुकेशन इंग्लिश में न देके अपनी मदर टंग में सिखानी चाहिए और 7 से 14 ईयर तक के बच्चों की एजुकेशन फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है कि लेसन प्लान किसे कहते हैं। देखिए, अगर आप टीचर हैं और आप क्लास में जाते हैं तो आप एकदम से पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे शुरुआत कैसे करनी है और उसका लेक्चर का एंड कैसे करना है। तो जाने से पहले आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि आज मुझे इंट्रोडक्शन पढ़ाना है, मुझे इतना टॉपिक कवर करना है, मुझे बच्चों से ये क्वेश्चन पूछने हैं। तो ये जो पूरी तैयारी है, जब आप इसे एक रिटन फॉर्म में करते हैं तो इसी को हम लेसन प्लान कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि ऑडियो विजुअल एड या दृश्य श्रव्य सामग्री किसे कहते हैं। देखिए, ऑडियो का मतलब होता है सुनना, विजुअल का मतलब होता है देखना। जैसे आप टेप रिकॉर्डर से सुन रहे हैं, रेडियो से सुन रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है आपकी ऑडियो। विजुअल क्या है? जिससे कि आप देख रहे हैं, जैसे आप टीवी को देख रहे हैं, कंप्यूटर को देख रहे हैं, तो ये सब हो गए आपके विजुअल एड। तो इन्हीं को बोलते हैं आप ऑडियो विजुअल एड या दृश्य श्रव्य सामग्री। अब नेक्स्ट है स्मार्ट क्लासेस किसे कहते हैं। देखिए, आप कभी स्कूल में जाते हैं तो आप देखेंगे आज भी स्कूल में जो है ब्लैक बोर्ड लगे हैं जिसपे आप चौक से लिखते हैं, तो बच्चों को उसमें पढ़ने में इतना मजा नहीं आता है। आजकल व्हाइट बोर्ड आ गए हैं और आप उस पे मार्कर से लिखते हैं। आपकी प्रोजेक्टर भी लगे रहते हैं, तो आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो प्रोजेक्टर की हेल्प से भी पढ़ाते हैं। आप डिफरेंट चार्ट भी लेके जाते हो, आप जो है टीवी भी चलाते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स दिखाते हैं। तो जब हम इतनी सारी चीजें अपनी क्लास में यूज करते हैं, ऑडियो विजुअल एड को भी उसमें यूज करते हैं, तो ऐसी क्लासेस को कहते हैं स्मार्ट क्लासेस। इससे क्या होता है, स्मार्ट क्लासेस से बच्चों का जो जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उनको बहुत ही इंटरेस्ट आता है और वो पढ़ने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो जब आपकी क्लासेस में प्रोजेक्टर भी है, टीवी भी है, व्हाइट बोर्ड भी है और भी ऑडियो विजुअल ऐड है, तो इस तरह की क्लासेस को आप स्मार्ट क्लास कहते हैं। अब है आपका इंटरनेट की इंपॉर्टेंस बताइए। देखिए, इंटरनेट तो आजकल हर बच्चा देख रहा है, तो आपको पता है क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जब आप एग्जामिनर बताएं तो आप एक लाइन में क्या बता सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इंटरनेट से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हो वहीं पर देख सकते हैं। इसमें ना आपकी कोई कॉस्ट लगती है और बहुत ही कम टाइम में आप देख सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हो, मैं अपना वीडियो लेक्चर देख रही हूँ, तो आप इंटरनेट पे जाएंगे और आप फेसबुक पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तो आप कोई भी वीडियो क्लास को देख सकते हैं। तो इंटरनेट की वजह से आजकल इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और देखना बहुत आसान हो गया है। नेक्स्ट है आपका मिड डे मील किसे कहते हैं। देखिए, मिड डे मील एक स्कीम है, ये इसलिए चलाई गई थी ताकि स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत गरीब तबके के होते हैं, उन्हें खाने को भी नहीं मिलता। तो वो जो माँ बाप होते हैं ज्यादा कमाने के लिए बच्चों को भी कमाई के लिए भेज देते हैं। लेकिन जब स्कूलों में मिड डे मील दिया जाने लगा तो पेरेंट्स को लगा कि इससे बच्चे का पेट भी भर जाएगा और वो आराम से पढ़ेगा भी। तो बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को लंच में जो है फ्री खाना दिया जाता है, तो इसी को बोलते हो आप मिड डे मील। नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी किसे कहते हैं। देखिए, हम कहते हैं भाई इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है या इसकी थोड़ी सी डल है। तो या आपसे हम पूछते हैं पर्सनैलिटी किसे कहते हैं, तो आप कहते हैं भाई वो तो बहुत गोरी है या वो बहुत ही लंबा व्यक्ति है। तो पर्सनैलिटी का ये सब मीनिंग नहीं है। पर्सनैलिटी में सिर्फ आप एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं देखते, बल्कि किसी व्यक्ति की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक भी देखते हैं। तो पर्सनैलिटी में सभी चीजों की एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होती है, कि जैसे बच्चे का रूप रंग कैसा है, बच्चे की सॉफ्ट स्पोकिंग है या नहीं, बच्चा कितना केयरिंग है, कितना करेजियस है, कितना डिसिप्लिन में रहने वाला है। तो ये सभी पैरामीटर उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बनाते हैं। तो पर्सनैलिटी का मतलब है एक पूरा कंप्लीट सेट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। अब नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान किसे कहते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, सर्व शिक्षा का मतलब है हर व्यक्ति को शिक्षा दी जाए। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है और कंपलसरी एजुकेशन देनी है, यही आपका सर्व शिक्षा अभियान है। नेक्स्ट है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। देखिए, इस वक्त हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, लेकिन आप जब भी अपना प्रैक्टिकल दें तो आप देख लीजिए कि उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा, तो आपको वही आंसर देना है। हाँ, लेकिन 2023 में आपके धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है। अब नेक्स्ट है कि इंक्लूसिव एजुकेशन किसे कहते हैं। देखिए, इंक्लूसिव का हिंदी मीनिंग है समावेशी शिक्षा। समावेशी का मतलब है जिसने सबको अपने अंदर समा रखा है। तो देखिए, बच्चे हर तरह का होता है, बहुत से बच्चे बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, बहुत से बहुत ही एवरेज होते हैं, बहुत से रिच क्लास के होते हैं, बहुत से बैकवर्ड होते हैं, बहुत से ट्राइबल क्लास को बिलोंग करते हैं। तो हम ये जो इतने तरह के अंतर हैं, अगर इन अंतर को भुलाकर सभी बच्चों को एक साथ जो है शिक्षा देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। कि शिक्षा देने में कोई भी भेदभाव नहीं करना है, सभी लोगों को, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट है आईसीटी किसे कहते हैं। हमने इसकी फुल फॉर्म में भी बताया था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसे कहते हैं आईसीटी। देखिए, साइंस की बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे आज हम फैक्स से इंफॉर्मेशन कहीं भी भेज सकते हैं, ईमेल, आपका प्रोजेक्टर आ गए, आपका टीवी आ गया, आपके फोन आ गए। तो इन माध्यम की वजह से हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी भेज सकते हैं और लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जब हम साइंस की इन टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन भेजने में यूज करते हैं और दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करने में यूज करते हैं, तो इसी को हम आईसीटी कहते हैं। आईसीटी की वजह से आज एजुकेशन लेना भी बहुत आसान हो गया है। अगर कोई व्यक्ति हायर एजुकेशन में पढ़ रहा है, वो कोचिंग नहीं कर सकता, तो वो गूगल पे, यूट्यूब पे इतने लेक्चर देख के बहुत सारी एजुकेशन ले सकता है। आपने देखा होगा, आप सीटेट की तैयारी करते हो तो बहुत से लोग कोचिंग सेंटर में नहीं जाते, वो घर पे बैठ के यूट्यूब के लेक्चर से सीख लेते हैं। तो ये किसकी बदौलत है? ये आईसीटी की ही बदौलत हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका
माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं? देखिए, माइक्रो का नाम ही है छोटा, सूक्ष्म शिक्षण। तो जो टीचर होता है, आप देखिए जब आप स्कूल में थे तो आपके 30 बच्चों को टीचर एक साथ पढ़ाता है, लेकिन जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो अभी तो आप जो है ट्रेनी है, आप क्या है, टीचर ट्रेनी, अभी आप टीचर बनने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आपको एकदम से पूरी भरी हुई क्लास में ना भेज के वो थोड़े से बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए उसकी आपको ट्रेनिंग देते हैं। इसमें एक क्लास में सिर्फ 4 से लेके 8 बच्चे ही होते हैं, और जो पढ़ाने का टाइम होता है वो भी सिर्फ 5 मिनट का ही होता है। तो जब बच्चा जो है सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़े से बच्चों को पढ़ाता है तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। ऐसा पढ़ाने से बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आता है और उन्हें जो पढ़ाने की आर्ट होती है उसे धीरे धीरे बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। तो इसे बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, सबसे पहले बच्चा लेसन प्लान बनाता है, फिर वो क्लास में लेक्चर देता है, फिर साथ के साथ उसको फीडबैक भी मिल जाता है कि उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। अगर उसके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं तो वो उन पॉइंट्स को दूर करके दोबारा से लेसन प्लान बनाता है, दोबारा से लेक्चर देता है, फिर दोबारा से री फीडबैक उसे मिलती है। तो ये माइक्रो टीचिंग का पूरा एक साइकिल होता है। तो इसे कहते हो आप माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट है आपका माइक्रो टीचिंग की स्किल कौन कौन सी होती है। देखिए, माइक्रो टीचिंग की बहुत सारी स्किल है। जैसे आपकी जो है इंट्रोडक्शन स्किल होती है, फिर एक आपकी री इन्फोर्समेंट स्किल होती है, फिर आपकी होती है क्वेश्चन स्किल होती है, एक आपकी ब्लैक बोर्ड स्किल होती है, एक आपकी एक्सप्लेनिंग स्किल होती है। तो इस तरीके से माइक्रो टीचिंग की 6 स्किल होती हैं। आपको इंट्रोडक्शन स्किल पता होनी चाहिए, री इन्फोर्समेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टाइमुलस, एक्सप्लेनिंग एंड ब्लैक बोर्ड स्किल। ये सारी आपकी माइक्रो टीचिंग की स्किल है। नेक्स्ट है माइक्रो और मैक्रो टीचिंग में फर्क क्या है। देखिए, जब मैंने आपको माइक्रो का मीनिंग बताया तभी पता चल गया कि माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर होता है। अगर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए सिर्फ 4 से लेके 8 बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं और एक बार में एक ही स्किल को यूज कर रहे हैं तो उसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग। लेकिन आप पूरे 45 मिनट तक पढ़ाते हैं, पूरे 30 बच्चों की क्लास को पढ़ाते हैं और एक साथ एक से ज्यादा स्किल को यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं मैक्रो टीचिंग। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो हमारी टीचर पढ़ाती थी वो था मैक्रो टीचिंग, और जब हमें बीएड कॉलेज में सिखाया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, छोटे छोटे बच्चों की क्लास बना के, तो उसे बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। अब नेक्स्ट है लिटरेसी किसे कहते हैं या साक्षरता। लिटरेसी का मतलब होता है कि आपके जो अक्षर हैं आपको उन्हें सुनना और पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको सुनना और पढ़ना आता है किसी भी चीज को तो उसे बोलते हैं साक्षरता। तो अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ वो लिख भी सकता है और वो उसको पढ़ भी सकता है, लिखना भी आता है किसी चीज को और पढ़ना भी आता है, तो इसका मतलब वो बंदा लिटरेट है। नेक्स्ट है कि अगर आप किसी क्लास में पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप बीएड में यही सीख रहे हो, तो अब आपको अपना टॉपिक पढ़ाना है सिंचाई के साधन, ठीक है, तो आपको ये टॉपिक पढ़ाना है सिंचाई के साधन। तो आप सबसे पहले कौन से प्रश्नों की सहायता से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। आपको ये देखना है कि बच्चों को कितना पता है। जैसे आपका सिंचाई का साधन है, फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे पहले जाके बच्चों से क्या पूछेंगे? बच्चों, आपने खेत देखे हैं? आपने खेतों में किसी फसल को देखा है? ठीक है, तो आप गांव गए हो तो अब आपको पता चल जाएगा। बच्चों ने अगर रेस्पॉन्स किया कि हाँ उन्होंने खेत भी देखे हैं, फसल भी देखी है, तो फिर आप बच्चों को शुरू कर सकते हो कि ये फसल कैसे उगी है, इसमें हमें जो है पानी देना पड़ता है, पानी देने के बहुत सारे साधन होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन की सहायता से हम अब टॉपिक के एंड में पहुंचते हैं। फिर है आपका टीचिंग स्ट्रेटेजी या शिक्षण तकनीकी किसे कहते हैं। देखिए, जब आप
पढ़ाने जाते हैं तो आपका मेन उद्देश्य होता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बच्चे को बिल्कुल समझ में आ जाए। इसके लिए आप बहुत सारे मेथड यूज करते हो, तो जो मेथड यूज करते हो उन्हीं को टीचिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। जैसे बहुत से टीचर लेक्चर मेथड यूज करते हैं कि गए और लेक्चर की फॉर्म में पढ़ा दिया। बहुत से इलस्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं कि वो एग्जाम्पल दे दे के बच्चे को पढ़ाते हैं। बहुत से रोल प्लेइंग करते हैं कि बच्चे से क्लास में एक नाटक करवाते हैं और उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें कहलाती है टीचिंग स्ट्रेटेजी। फिर नेक्स्ट है कि आप अपने शिक्षण को प्रभावी कैसे बना सकते हैं। देखिए आजकल हमारे पास बहुत सारा टीचिंग मटेरियल है। टीचिंग मटेरियल में क्या आता है, ऑडियो विजुअल एड भी आता है। कहा जाता है कि अगर बच्चे को सिर्फ आप बोलते रहोगे, बच्चा चुपचाप सुनता रहेगा, तो उसे कभी भी कोई चीज समझ नहीं आएगी और क्लास भी बहुत डल लगने लगती है। लेकिन इसी चीज को आप कोई चार्ट दिखाते हैं, आप प्रोजेक्टर की हेल्प से सिखाते हैं, टीवी में बच्चे को पिक्चर दिखाते हैं, तो जब आप ये ऑडियो विजुअल एड दिखा के बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपका शिक्षण जो है बहुत ही प्रभावी बन जाता है। फिर है आप मूल्यांकन या इवोल्यूशन किसे कहते हैं। देखिए इवोल्यूशन का मतलब है कि अगर हमें किसी चीज के बारे में कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन लेने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उसी के बेस पे तो हम डिसीजन लेंगे। तो उसी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना ताकि हम कोई डिसीजन ले सके, उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। जैसे हमें देखना है कि बच्चे को जो है अब अच्छे से पढ़ाई समझ में आ गई है, तो फिर हम उसका टेस्ट लेते हैं, उसके नंबर देखते हैं, उसके बेसिस पे देखते हैं कि हाँ ये बच्चा अब अगली क्लास में जाने लायक है या नहीं। तो इसी चीज को बोलते हैं हम मूल्यांकन। नेक्स्ट है कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं। देखिए साइकोलॉजी है हम बच्चे के बिहेवियर को जब स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं साइकोलॉजी। बहुत से बच्चे बहुत गुस्से वाले होते हैं, बहुत से बच्चे बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत से बच्चे बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। तो हम हर बच्चे को जब ये स्टडी करते हैं कि उसका ये बिहेवियर क्यों है, तो इस बिहेवियर को स्टडी को जब हम करते हैं तो उसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंट या पर्यावरण किसे कहते हैं। बीए सेकेंड ईयर में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो आपका जो है ज्यादातर बच्चे पर्यावरण ही लेते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण की परिभाषा बताइए। तो पर्यावरण क्या होता है, आपके चारों तरफ जो भी चीज है, एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस इज नोन एज एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट दो तरह के फैक्टर से मिलकर बना है, एक तो नॉन लिविंग और लिविंग। नॉन लिविंग में क्या जाते हैं, लैंड, पानी और एयर, ये सब नॉन लिविंग फैक्टर है। और लिविंग में क्या होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल है, प्लांट है। तो ये नॉन लिविंग और लिविंग, ये सभी चीजें मिलके जो है पर्यावरण को बनाती हैं। अब है आपसे पूछ लिया जाता है कि बीएड सेकेंड ईयर में क्या होता है, आपको 4 मंथ की ट्रेनिंग करनी होती है किसी स्कूल में, जो 8 तक का स्कूल होता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि बच्चों आपने इंटर्नशिप कहाँ पे की थी। तो आपने जहां जहां इंटर्नशिप के लिए, हर बच्चा अलग स्कूल में करता है, तो आपको उस स्कूल का नाम पता होना चाहिए कि आपने इंटर्नशिप कहां पर की थी। फिर लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि आप अपने सारे सब्जेक्ट के जो है नाम बताइए। वैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे एग्जाम भी दे के जाएंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन में मैंने देखा है बच्चे अटक जाते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसलिए आपको अपने सब्जेक्ट के नाम बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। देखिए एक आपका सब्जेक्ट है नई तालीम, गांधी जी की नई तालीम। एक है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। तीसरा है आपका क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। फिर है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। लास्ट है आपका नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। तो ये आपके जो है सब्जेक्ट है, कौन कौन से, गांधी जी की नई तालीम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। तो ये 5 तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है, एक आपका ऑप्शनल होता है।
तो ज्यादातर बच्चे एनवायरमेंट को ही लेते हैं, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में अपने एनवायरमेंट का नाम बता दीजिए। तो आपको मैंने ये 40 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस में कराए हैं। आप इन्हीं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिए। 2-3 बार आप मेरी वीडियो देखिए तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगे। फिर देखिए आपकी एग्जामिनर कितनी तारीफ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।